हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 52, जो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात करता है, दैट इज टीसीएस। ठीक है, एक ऐसा ही टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन 51 विच वाज टीडीएस। उसकी पूरी कंडीशन अलग थी। यहाँ पे टीसीएस है तो नेम भले सिमिलर हो लेकिन सिचुएशंस टोटली डिफरेंट है। एक रेफरेंस सेक्शन जो यहाँ पे आता है सेक्शन 52 के साथ, दैट इज ऑल्सो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। ठीक है, तो मैं उसकी भी बात यहाँ पे आपको ये टॉपिक समझाते समझाते साथ में ही करूँगा। तो ये टॉपिक सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में भी काम आता है और फाइनल के सिलेबस में भी काम आता है। तो आप दोनों में से किसी भी लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, द कंटेंट इज सेम और उसमें कोई फर्क नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 सेक्शन का बेस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, ये सेक्शन जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे एप्लीकेबल है। वो एंटिटीज जिनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट है जो आपको ऑनलाइन गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ऐसे सब अलग अलग वेबसाइट्स, आप अमेजोन है, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर गुड्स ऑर्डर करते हैं, सर्विसेज भी ऑर्डर करते हैं। ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। अब इसमें होता ये है, सेक्शन 52 ऐसा बोल रहा है कि देखिए, तीन लोग हैं जो इन्वॉल्व है इस केस में। जैसे फ्लिपकार्ट के थ्रू अगर आप कोई गुड्स खरीदते हैं तो हर गुड्स फ्लिपकार्ट वाला खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द गुड्स तो वो किसी और के बेच रहा है। अच्छा, फ्लिपकार्ट वाला खुद गुड्स बेच नहीं रहा है, वो सिर्फ एक ब्रिज है, गैप जो है फुलफिल कर रहा है, इंटरमीडियरी है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। तो एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन जाके फ्लिपकार्ट पे अगर कोई गुड्स ऑर्डर करते हैं तो आप वहाँ पे जाके देखना, सेलर की डिटेल्स अवेलेबल होंगी। तो वो सेलर पूरे इंडिया में से कहीं से भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक तरफ पूरे इंडिया में से बहुत सारे लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे सेलर बन के बैठे हैं और बहुत सारे लोग बायर बन के वहाँ से गुड्स को परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, और फ्लिपकार्ट की सुपरविजन में वो सेलर आप तक वो गुड्स पहुंचाता है। दैट इज द बेसिक प्रोसेस। ठीक है, तो वो एक इंटरमीडियरी है जो दोनों को मिलवा रहा है, कनेक्ट करवा रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है और उसके बदले फीस चार्ज कर रहा है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जितना भी एक सप्लायर ने, एक थर्ड पार्टी सप्लायर ने फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स सप्लाई किया यूजर्स को, ठीक है, तो यूजर्स क्या करते हैं, आप पेमेंट करते हैं तो आप किसको पे करते हैं, सप्लायर को पे करते हैं या फिर फ्लिपकार्ट को पे करते हैं? तो आप तो फ्लिपकार्ट को ही पे करते हैं। फिर फ्लिपकार्ट आगे सप्लायर को पेमेंट करता है। तो वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड दैट सप्लायर हु इज रजिस्टर्ड ऑन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म, उनके बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इन शॉर्ट, ऑनलाइन बायर्स को टीसीएस पे नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना आप। तो होगा ये कि जब फ्लिपकार्ट आपसे पेमेंट कलेक्ट करेगा और वो पेमेंट जब आगे जो सप्लायर है उसको प्रोवाइड करेगा, उस पर वो टीसीएस कलेक्ट कर लेगा या अपने पास रख लेगा, और वो टीसीएस वो जमा करेगा गवर्नमेंट को, जो उस सप्लायर के लेजर में, कैश लेजर में बाद में रिफ्लेक्ट होगा, जैसे टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। अब ये एग्जैक्टली है क्या? अब अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 की, मैं एक बार आपको डायरेक्ट की लैंग्वेज बता देता हूँ और उससे लिंक करवाता हूँ। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, द टैक्स ऑन इंट्रा-स्टेट सप्लाईज ऑफ विच shall be paid by the e-commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to such e-commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services. इन शॉर्ट यहाँ से ये पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि पहली चीज तो ये कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसके थ्रू कुछ सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं जिनको यहाँ पे नोटिफाई किया गया, उन सर्विसेज पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लगाने का मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। तो उसमें जो टैक्सेस पे करने होते हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को खुद पे करने हैं, एज इफ के जैसे वो खुद सप्लायर हो सकता है कि वो भी एक प्लेटफॉर्म है, सप्लायर कोई और है, जो प्लेटफॉर्म जिसका है वो खुद सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए ऐसा मान लिया जाता है कि एज इफ वो खुद ही सप्लाई कर रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसको हम बोल रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, जिसके रेफरेंस में यहाँ पे बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन में उन्होंने जो क्लियरेंस दिया हुआ है उसके पहले सेक्शन में उन्होंने बोला कि टीसीएस का रेट क्या होगा। टीसीएस का रेट भी सेम है, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, जिसकी बात हम पहले यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया कि ये टीसीएस किस अमाउंट पे एप्लीकेबल होगा,
तो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज विच एक्सक्लूड्स सप्लाईज एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, क्योंकि उस पर तो रिवर्स चार्ज है। तो नोटिफाइड सर्विसेज के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक होने के बाद आगे अगर हम बात करें तो आपको अब नोटिफिकेशन मिलेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स वो भी क्लियर आउट करके सेक्शन को हम खत्म करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 2 है 2018 का। इसमें बोला है द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दैट एवरी ई कॉम ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट shall collect an amount calculated at the rate of 1% of the net value of interstate taxable supplies made through it by other suppliers when consideration with respect to such supplies is to be collected by the said operator। मतलब interstate taxable supplies को भी कवर किया है और ऊपर इंट्रास्टेट तो बोला ही था, तो दोनों पे आएगा। इन शॉर्ट, द पावर टू कलेक्ट द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी फ्रॉम द ऑपरेटर। मतलब बाकी जो रिकवरी के पावर्स उनके पास होते हैं अमाउंट के, वो तो रहेंगे ही, ये पावर तो इनको स्पेसिफिकली एक्ट में दिया है टीसीएस कलेक्ट करने का। द अमाउंट कलेक्टेड गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो अमाउंट कलेक्ट किया। टाइम लिमिट सेम है 10 दिन की, जो सेक्शन 51 में भी थी। इसके बाद अगले पॉइंट में बोला एवरी ऑपरेटर हु कलेक्ट्स द अमाउंट स्पेसिफाइड अबव शैल फर्निश अ स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली containing the details of outward supply of the goods or services or both effected through it, including the supplies of goods or service or both returned through it, and the amount collected under subsection 1 during a month in such form and manner as may be prescribed within 10 days after the end of such month। जैसे वहाँ पे था ना TDS सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे TCS का स्टेटमेंट होगा कि पूरे महीने में कौन कौन से सप्लाईज आउटवर्ड गए हैं जो आपसे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने लिए, और उस पर कितना पेमेंट आया, उस पर कितना टीसीएस बनता है, और अगर उसमें कुछ गुड्स रिटर्न हुए, रिफंड किया गया, तो वो नेट ऑफ हो जाएगा, उस पर कोई टीसीएस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 5 है एवरी ऑपरेटर हु कलेक्ट्स द अमाउंट शैल फर्निश एन एनुअल स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। ये भी फिल करना होगा। मंथली स्टेटमेंट तो रहेगा, एनुअल स्टेटमेंट भी रहेगा, और इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। Point number 6, if any operator after furnishing a statement under subsection 4 discovers any omission or incorrect particulars other than as a result of scrutiny, audit, inspection, enforcement activity by tax authorities, मतलब आपने खुद mistake rectify कर ली है, he shall rectify such omission in the statement to be furnished for the month during which such omission or incorrect particulars are noticed, subject to payment of interest under section 50 subsection 1। इन शॉर्ट, जैसे ही आपको पता चला ना कि आपने कुछ गलती की है, अगले महीने आप उस गलती को सुधार सकते हैं, और जितना भी डिले हो गया है वो इंटरेस्ट के साथ आप टैक्स का अमाउंट पे करके बात को ख़त्म कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपके अगेंस्ट पहले ही कोई इंक्वायरी खत्म शुरू हो गई हो तो बात अलग है। बट डिपार्टमेंट इंक्वायरी करे, ऑडिट करे, इंस्पेक्शन करे, उससे पहले ही आप अपनी गलती खुद सामने रख दें तो फिर ये पॉइंट वहाँ पे आएगा। पॉइंट नंबर 7 है द सप्लायर who has supplied the goods or service or both through the operator shall claim credit in his e-cash ledger। ये पॉइंट हमने सेम देखा था सेक्शन 51 में भी। आपने अगर सेक्शन 51 नहीं पढ़ा तो पहले वो वीडियो देखने के बाद ही ये चीज़ देखना ज़्यादा बेटर रहेगा। Details of the supplies furnished by every operator shall be matched with the corresponding detail of outward supply furnished by the concerned supplier। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जितना सेल दिखा रहा है, सप्लायर भी तो उतना ही सेल दिखाएगा ना, वो मैचिंग होना चाहिए यहाँ पे। अगर मैचिंग नहीं होता है तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो डिपार्टमेंट दोनों लोगों को इंटीमेट करेगा कि ऐसी ऐसी डिस्क्रिपेंसी है, आप पहले इसको सुधार लो, और फिर उनको ऑनलाइन उस चीज़ को जो है रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये बोला हुआ है। द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड अंडर सबसेक्शन 9 and which is not rectified by the supplier in his valid return or the operator in his statement, it shall be added to the output tax liability। अगर आपने गलती को सुधारा नहीं तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नेक्स्ट मंथ की बढ़ जाएगी और फिर इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसा बोला है। द कंसर्न सप्लायर इन हुज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एनी अमाउंट हैज बीन एडेड शैल पे द टैक्स लायबल विद इंटरेस्ट। वो भी सेम पॉइंट है। एनी अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर मे सर्व अ नोटिस either before or during the course of any proceedings requiring the operator to furnish such details relating to, मतलब आपसे डिटेल्स मांगी जा सकती है कि आपने जो कुछ भी सप्लाईज किए हैं उसकी डिटेल्स आप दो। तो मिनिमम रैंकिंग जो ऑफिसर का है वो कितना होना चाहिए, डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है। एवरी ऑपरेटर टू हुम द नोटिस हैज बीन सर्व्ड शैल फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन 15 वर्किंग डेज। तो 15 दिन का टाइम मिलेगा।
एनी पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, पेनल्टी लग सकती है अप टू 25,000 रुपीज़। तो ये थोड़ा सा मामला सीवियर हो जाएगा। फॉर्म रूल आ गए, उसमें फॉर्म नंबर मिलेंगे आपको, और कुछ है नहीं नया उसमें, पूरा कंसेप्ट सेम रहता है, सिर्फ फॉर्म नंबर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपका सेक्शन 52 जो टीसीएस वाला टॉपिक है वो भी कंप्लीट हुआ। तो कोई भी क्वेरी हो इसमें आपको, तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करके पूछ सकते हैं और उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आ सकता है फाइनल लेवल पे, और एग्जीक्यूटिव में क्योंकि एमसीक्यू लेवल है तो उसमें इसमें से वन लाइनर्स या कुछ पॉइंट्स, टाइम लिमिट्स हैं, फॉर्म नंबर्स हैं, ये सब चीज़ें वो ले सकते हैं। तो आप उसको एक बार उस तरीके से पढ़ना कि वन वन लाइन क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।